Egypt have rights that are universal. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, 50 की दहाई में ये कहा जाता था कि साउथ ईस्ट एशिया में एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो रहा है। जहां एक मुल्क में कम्युनिज्म आता था, अमेरिकनों को ये डर था कि अगला मुल्क भी कम्युनिज्म का रंग पकड़ लेगा। कुछ यही सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक में है। एक देखा हमने कि लोग उठ खड़े हुए, एक किस्म का इनकलाब, मतलब असल में इनकलाब तो नहीं, लेकिन लोग खड़े हुए जो वहाँ डिक्टेटर्स हैं उनके खिलाफ। टूनिसिया में हुआ, उसके बाद हमने देखा इजिप्ट में अभी भी हो रहा है, जॉर्डन में कुछ मसाइल सामने आए हैं और यमन में भी लोग हजारों की तादाद में बाहर निकल आए हैं। तो ये हो क्या रहा है वहाँ और क्यों हो रहा है, और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नाज़रीन, इस सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्स एम्बेसडर तारिक फातमी साहब, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं, आजकल वाशिंगटन में एम्बेसडर रह चुके हैं, और नाजरीन ये जॉर्डन में भी एम्बेसडर रह चुके हैं। तो ये फिर हमें बताएंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अयाज अमीर साहब, ये एनालिस्ट हैं, PMLN से ताल्लुक़ है, लेकिन हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि इनको इंट्रोड्यूस करवाएं एज एन एनालिस्ट, क्योंकि ये बड़ा समझ रखते हैं जो सियासी सूरत हाल है न कि पाकिस्तान में लेकिन दुनिया में भी। और हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब हैं, वो तशरीफ रखते हैं, ये पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आए। आप सबको बहुत वेरी वार्म वेलकम। आपसे शुरू करते हैं अयाज अमीर साहब, तो ये हो क्या रहा है यहाँ? मतलब यकदम लगता है कि जैसे एक उबाल आया है और बैठे बिठाए इतनी मजबूती से जहाँ ये बैठे हुए थे सब डिक्टेटर्स, सबकी कुर्सियां हिल गई। देखिए, आलम इस्लाम में मराकश से लेके हमारे पड़ोस तक सारे की सारी तर्ज हुक्मरानी और तर्ज हुकूमत जो है एक मतलब डिक्टेटरशिप की वेरिएशंस हैं। कोई बादशाह है, कोई अमीर है, कोई शेख है, कोई रिपब्लिक, कोई प्रेसिडेंट है, और उन्होंने क्या क्या मतलब है उनको दाद देनी चाहिए। ये टूनिशिया के जो बिन अली थे, ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, 23 साल तक हुक्मरानी। उनके पड़ोस में लिबिया क्योंकि आबादी छोटी है वहाँ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो 1969 से आप 40 साल 41 साल हो गए। इजिप्ट में ये जो हमारे मुबारक साहब हैं, ये सन 81 में जब अनवर सदात कत्ल हुए थे उसके बाद से आ रहे हैं। यमन में भी देखें, वो उनको भी 30 साल है। मतलब ये हमारे जो है आलम इस्लाम में सवाए 2-3 आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। जो जमहूरियत है, तुर्की है, पाकिस्तान में नीम हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बांग्लादेश है, मलेशिया में भी थोड़ा सा मिक्स्ड है वो, इंडोनेशिया जो अब वहाँ के जो थे सुहार्तो 36 साल तक वो सदर थे। तो ये आप कितनी देर बंद कर सकते हैं लावे को? जब आप 23 साल और 29 साल लोग उकता जाते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, वो चाहते हैं तब्दीली, वो चाहते हैं सिस्टम जिसमें हमारी आवाज़ जो है उसका हिस्सा बने। लेकिन हमसे हमारे दावे और हैं, हम पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन जो हुक्मरानी होनी चाहिए जिसमें अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो, अवाम की आवाज़ हो, अवाम हिस्सा हो, वो जो ओवरवेलमिंग अक्सरियत है आलम इस्लाम में, वो हमसे ये जो है सलाहियत नहीं हो रही। फिर जब आप ऐसे करेंगे फिर लावा उठेगा, लोग उठेंगे। ये तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अयाज अमीर साहब ने कि सूरत हाल जो है बैकग्राउंड, अब क्यों लावा उबला है? अयाज अमीर साहब की जो एक्सप्लेनेशन है ये बड़ी अप्रोप्रिएट है और सही है। मैं थोड़ा सा इसे एडवांस करूंगा। हमने इस खत्ते में काम किया है, बड़ी फ्रीक्वेंटली विज़िट किया है। अभी साल भर पहले मैंने इजिप्ट में मुझे इनवाइट किया गया था सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स देने के लिए उनके डिफेंस यूनिवर्सिटी में तो वो मैंने जाकर बहुत सारे फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स को मैं ज़रा प्रोमिनेंस दूंगा। एक तो ये है कि रिप्रेशन, स्टेट रिप्रेशन ओवर मैनी ईयर्स, यही जो अयाज कह रहा है, ठीक। स्टेट रिप्रेशन, आप सोच नहीं सकते किस किस्म के रिप्रेशन। आप भूल जाएंगे ज़िया-उल-हक का मुशर्रफ साहब की आमरीत को। हाँ, मुशर्रफ साहब की रिप्रेशन तो ज्यादती होगी, कहना मैं ख्याल रिप्रेशन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ज्यादती है। जिन्होंने सफर किया वो बिल्कुल आपसे नहीं एग्री करेंगे। दूसरी चीज नहीं, मुकाबलतन हम कह रहे हैं ना, मुकाबलतन बात हो रही है। बिल्कुल सही फर्क। दूसरी एलिमेंट आई है,
इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ पैसे का, पेट्रो डॉलर्स के पैसे का, इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। और थर्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन मुल्कों के लिए, नेशनल ह्यूमिलिएशन, फीलिंग ऑफ सबसर्वियंस, कि हम गुलामी से निकलकर अभी भी गुलामी में मुब्तला हैं। ये एक बड़ा ही वॉलेटाइल मिक्स रहा है। और जैसे ही एक स्पार्क की 1905 में लेनिन ने लिखा था कि रेवोल्यूशन इसलिए नहीं सक्सीड किया कि वो इस्करा नहीं था, इसका द स्पार्क नहीं था। वो टूनिशिया में अबू ज़ईद ने एक स्पार्क पैदा कर दिया अपने आप को, बाई मेकिंग हिमसेल्फ ए मार्टर। अब ये जो है, ये आग जो है बुझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और ये न सिर्फ इन लीडर्स को लेकर जाएगा बल्कि इस खित्ते में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, उस पे बात करते हैं कि रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं, लेकिन आप बताइए ज़ैद अहमद साहब, आप अग्री करते हैं इनका जो एनालिसिस है? क्योंकि कहीं हमने ये भी सुना कि आप कह रहे हैं कि कहीं अमेरिका का भी इसमें हाथ है। ये तो बड़ी इनकी जो एनालिसिस है उसमें तो लगता है कि इंटरनल फैक्टर्स हैं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा इंटरनल फैक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन इंटरनल फैक्टर्स को एक्सप्लॉइट रीजनल पावर्स करती हैं, ग्लोबल पावर्स करती हैं। ये कहना कि मुसद्दक ईरान में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी थी, जिसका तख्ता उलटने के बाद यानी रूजवेल्ट जो अमेरिकी सदर आखिरी जो टेडी रूजवेल्ट था, उसके ग्रैंडसन वाज सेंट बाय द CIA टू अरेंज एंड ऑर्केस्ट्रेट अ कू इन ईरान। मुसद्दक क्योंकि ऑयल सारा वो ऑयल का झगड़ा था, उसने नेशनलाइज कर ली थी सारी ऑयल वो तो सबको मालूम है, वो तो एक किस्सा है। So what we are saying, giving you an example, what you giving example is कि इन मुल्कों में तख्ते उलट के लोकल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, ऑर्केस्ट्रेट करना, ये फॉरेन पावर्स का, रीजनल पावर्स का पुराना काम रहा है, इसे डिनाई नहीं कर सकते आप। ये 9/11 से पहले की बात है कि जब अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट थिंक टैंक्स, ब्रेजेंस्की, उनके न्यू इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट्स, वो तमाम न्यूकॉन थिंक टैंक्स के जो आने वाली दुनिया की तस्वीरें दिखा रहे थे, और ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने रिलीज किए हैं, जिसमें रीशेपिंग ऑफ द मिडल ईस्ट, रीशेपिंग ऑफ द ग्रेटर मिडल ईस्ट, जिसके लिए नई इस्तेलाहें इन्होंने इस्तेमाल की हैं। देखिए, यूगोस्लाविया वाज अ कंट्री। अच्छा नहीं भाई, वापस जरा इसी खित्ते पे रहते हैं। तो आप फरमा ये रहे हैं कि जो ब्रेजिंस्की वगैरह ने प्लान किया और उन्होंने उनकी किताब